हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा से अध्याय 6 जैव प्रक्रम। तो इस अध्याय में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। कोशिकाएं जीवन का आधार होती हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बनी हैं। कोई कोशिका मिलकर उत्तक बनाती है और कई उत्तक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं। अंगों से मिलकर कोई जीव बनता है। अंग से मिलकर अंग तंत्र और अंग तंत्रों से मिलकर कोई जीव बनता है। प्रत्येक अंग जीवों के लिए विशेष कार्य करते हैं। जैसे दांत का एक कार्य है भोजन को चबाना, आंख का कार्य देखना है। कुल मिलाकर जीव का शरीर एक सुव्यवस्थित और सुगठित संरचना है जो निरंतर गति में रहकर कार्य करती है एवं एक जीव को जीवित रखती है। समय, वातावरण या पर्यावरण के प्रभाव के कारण यह संरचना विघटित होती रहती है, जिसके मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। जीवों में कई प्रक्रम होते हैं जो शारीरिक संरचना का अनुरक्षण करते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या है? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इन प्रक्रमों में से कुछ हम जानते हैं, जैसे कि पोषण है, श्वसन है, संवहन या वहन या परिसंचरण कह सकते हैं हम, उत्सर्जन, ये सभी अलग अलग जैव प्रक्रम। इन्हीं जैव प्रक्रमों को इस अध्याय में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो प्रक्रम हम पढ़ रहे हैं वह है पोषण। जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया या प्रक्रम को पोषण कहते हैं। तो पोषण क्या है? जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग कर ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जीव भोजन क्यों खाते हैं? जीवों को सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब एक जीव चल रहा या दौड़ रहा होता है या कोई भी अन्य कार्य कर रहा होता है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जहां तक जब एक जीव कोई कार्य नहीं कर रहा होता तब भी शारीरिक क्रियाओं के प्रक्रम में अनुरक्षण अर्थात बनाए रखने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक ऊर्जा एक जीव पोषण से प्राप्त करता है। तो जीव पोषण क्यों करता है? अपने शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त करने, विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और शरीर का अनुरक्षण करने के लिए। तो पोषण की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो प्रकार के जीव मुख्यतः पाए जाते हैं, एक स्वपोषी और एक दूसरे विषमपोषी। तो उन्हें कहते हैं हम स्वपोषी पोषण और दूसरा प्रकार है विषमपोषी पोषण। तो पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ये स्वपोषी पोषण क्या है? पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों द्वारा स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी पोषण कहलाता है और इन जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। अधिकतर पादप यानी पौधे, पादप मतलब पौधे, अधिकतर पेड़ पौधे इसी प्रकार अपना पोषण करते हैं। आप जानते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो एक स्वपोषण प्रक्रिया है। दूसरा पोषण है विषमपोषी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करता है विषमपोषी पोषण कहलाता है तथा इन जीवों को विषमपोषी जीव कहते हैं। तो यहां अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो दो प्रकार का पोषण होगा, एक स्वपोषी पोषण, एक विषमपोषी पोषण। स्वपोषी जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, और विषमपोषी जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, पादप हमने पढ़ा अभी स्वपोषी होते हैं और स्वपोषी जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त करते हैं। स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया में स्वपोषी बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा प्रदान करता है के रूप में परिवर्तित कर संचित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है और बहुत विशेष प्रश्न है कि स्वपोषी पादप
या पादप, आप इतना भी लिख सकते हैं, पादप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट जो में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को विस्तार में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है। हमने यहां पढ़ा कि 4 चीजें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। एक, सूर्य का प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और चौथा क्लोरोफिल। यहां आपको यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे भोजन में और पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा के स्रोत मौजूद हैं, वो सभी स्रोत में जो ऊर्जा है वह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा ही है वास्तव में। तो इसमें से किसी भी एक की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। यदि इन चारों में सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल में से कोई एक भी उपलब्ध नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में चरण क्या क्या है? सबसे पहला चरण, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो क्लोरोफिल सूर्य से आ रही ऊर्जा जो प्रकाश ऊर्जा के रूप में हमारी पत्तियों पर पड़ती है, उसे क्लोरोफिल अवशोषित कर लेता है। इससे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये 4 क्रम हैं जो क्रमानुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में घटित होते हैं। हरे पौधे, पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। हरे पौधों में पौधे की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। ये पत्तियां इनमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण ही हरे रंग की दिखाई देती हैं। पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। इन्हें हम हरित लवक भी कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है। हरी पत्तियों में उपस्थित ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर रासायनिक परिवर्तन द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। पेड़ तथा पौधे जड़ के द्वारा जमीन से जल ग्रहण करते हैं और क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा इन जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में विखंडित कर देती है। यह पूरी प्रक्रिया है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटित होती है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश को ले लेता है और इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। इसके साथ ही जल टूट जाता है। इसी ऊर्जा के कारण जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेशित हो जाते हैं, उनके पास ऊर्जा है। फिर जब ग्लूकोज बनती है तो ऊर्जा ग्लूकोज के अणुओं में चली जाती है। पत्तियों के सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा के द्वारा पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती हैं। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान इन्हीं स्टोमेटा के द्वारा होता है। पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान स्टोमेटा के अलावा तने और जड़ और पत्तियों में बहुत महीन महीन रंध्र रहते हैं, उनके द्वारा भी होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं हरे पौधे, तो इसके बाद समझ लेते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति वायु से करते हैं। हरी पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र रहते हैं, इन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। स्टोमेटा के माध्यम से ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस पादपों की पत्तियों में प्रवेश करती है। प्रत्येक स्टोमेटा के चारों ओर द्वार कोशिकाओं की एक ऐसे जोड़ों से घिरी होती है जैसे जो कि स्टोमेटा के छिद्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। जब जल द्वारा कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो वे फूल जाती हैं। जब जल द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो फूल जाती हैं और मुड़ जाती है, जिसके कारण स्टोमेटा का छिद्र खुल जाता है। इसके विपरीत जब जल द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलता है तो वे सिकुड़ जाती हैं और सीधी हो जाती है, ढीली होकर सीधी हो जाती है, जिसके कारण स्टोमेटा छिद्र बंद हो जाता है। यहां आप चित्र में देख सकते हैं, जब जल इन द्वार कोशिकाएं, ये द्वार कोशिकाएं हैं, इन द्वार कोशिकाओं में इनके आसपास जो कोशिकाएं हम साथी कोशिका कह सकते हैं, इन साथी कोशिकाओं से जब जल द्वार कोशिकाओं में आता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं। फूलने के कारण अकड़ जाती हैं और उनके बीच का जो स्थान है वो खुल जाता है। तो ये रंध्र खुल जाएगा और इसमें से गैसों का आदान प्रदान संभव हो सकता है। जबकि जब इनमें से द्वार कोशिकाओं में से जल बाहर निकलता है और साथी कोशिकाओं की तरफ चला जाता है तो ये जो द्वार कोशिकाएं हैं ढीली हो जाती हैं और ढीली होने पर ये सीधी हो जाएंगे और उनके बीच का छिद्र जो है, जो आप यहां देख रहे थे छिद्र खुला हुआ था, ये बंद हो जाता है और इस तरह स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में होता क्या है?
कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु परस्पर मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदल जाते हैं। इसी प्रक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है जो पौधों द्वारा वायु में छोड़ दी जाती है और जल बनता है। ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कार्बोहाइड्रेट से पेड़ पौधे को ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सभी पौधों में इस दिए गए क्रम में एक के बाद एक नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण के चार जो हमने क्रम पढ़े कि सबसे पहले सूर्य का प्रकाश आता है, वो क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित हो जाता है, फिर इससे जल के अणु टूट जाते हैं और फिर ग्लूकोज बनता है। ये सारी प्रक्रियाएं इसी क्रम में सब पौधों में नहीं होती। यहां हम एक उदाहरण ले लेते हैं मरुस्थल का। मरुस्थल में उगने वाले पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं क्योंकि वहां दिन में बहुत गर्मी रहती है, तो वो स्टोमेटा बंद रहते हैं दिन में ताकि वाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा ना हो और उनका ज्यादा पानी ना उड़ जाए। तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा दिन में, तो वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करेंगे और एक मध्य उत्पाद बना लेंगे। फिर दिन के समय सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके इस मध्यस्थ उत्पाद से ग्लूकोज बनाएंगे। तो ये क्रम जो हमने पढ़ा, ये क्रम निश्चित नहीं है कि सभी पौधों में इसी प्रकार से हो, अलग अलग भी रह सकता है। तो ये था स्वपोषी पोषण। अब हम पढ़ते हैं विषम पोषी पोषण के बारे में। जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करता है तो यह विषम पोषी पोषण कहलाता है, तथा ऐसे जीवों को दूसरे जीवों द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें विषम पोषी जीव कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हेटेरोट्रोप्स कहा जाता है, जो एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से हेटेरो और ट्रोप्स से मिलकर बना है। हेटेरो का अर्थ है दूसरा, अन्य, और ट्रोप्स का अर्थ है पोषण। तो दूसरों से पोषण का मतलब हुआ विषम पोषी। पोषण की विधि भोजन के स्वरूप और उपलब्धता के आधार पर निर्भर करती है। सभी विषम पोषी जीव एक ही प्रकार से पोषण प्राप्त नहीं करते, तो उनकी विधि कैसी होगी वो दो तीन चीजों पर निर्भर करेगा। सबसे पहले तो भोजन किस स्वरूप का उपलब्ध है, उपलब्धता कैसी है भोजन की, और दूसरा जीव का शरीर कैसा है। साथ ही पोषण प्राप्त करने के तरीके जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करता है। सारे जीव भोजन की उपलब्धता और रहने के स्थान के अनुरूप ही विकसित हुए हैं। कुछ जीव प्राप्त भोजन को ऊर्जा प्राप्त के लिए शरीर के अंदर पाचन के द्वारा विघटित करते हैं, जैसे कि मनुष्य, कुत्ता, घोड़ा, हाथी, बाघ, शेर, कौवा आदि। ये भोजन को खाते हैं और उनके अंदर जाकर भोजन अपघटित होता है। जबकि कुछ जीव भोजन को शरीर के बाहर ही विघटित करके उसका अवशोषण करते हैं, जैसे कि हम सभी फफूंद जितनी भी हैं, यीस्ट और मशरूम आदि जो फफूंद हैं, वो सभी इसी प्रकार से, कवक इसी प्रकार से सब भोजन प्राप्त करती हैं। कुछ जीव भोजन को पूरी तरह अंतर्ग्रहित कर लेते हैं और खा लेते हैं, जैसे कि मनुष्य, बाघ, गाय, शेर, चिड़िया आदि। जबकि कुछ जीव अन्य जीवों को बिना मारे ही उनसे पोषण प्राप्त कर लेते हैं, चूसते रहते हैं उनसे पोषण, जैसे कि जोंक, जूं, फीताकृमि या अमरबेल। ये दूसरे जीवित जीवों का बनाया हुआ भोजन जो उन्होंने पचा लिया है, ये उसे अवशोषित करके ही पोषण प्राप्त कर लेती हैं। अमीबा में पोषण के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है? तो अमीबा में पाचन, ये प्रश्न अगर आए तो आप उत्तर इसी प्रकार से लिख सकते हैं। अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा करता है। कोशिका झिल्ली लचीली होती है जो अमीबा को बाह्य वातावरण से अपना भोजन और अन्य पदार्थ ग्रहण करने में मदद करती है। अमीबा जल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को अपना आहार बनाता है। जब अपने भोजन को किसी भी सतह से कूटपाद के द्वारा ग्रहण कर लेता है, यह इसके शरीर में कूटपाद बन जाते हैं और कूटपाद से यह भोजन को ग्रहण कर लेता है। जब भोज्य पदार्थ उसके संपर्क में आता है तो वह अपने कूटपाद से उसे चारों ओर से घेर कर एक प्यालेनुमा संरचना के द्वारा प्राप्त कर लेता है, जिसे खाद्य धानी कहा जाता है। इस तरह खाद्य पदार्थ कोशिका के भीतर एक थैली में बंद हो जाता है, खाद्य धानी में बंद हो जाता है। अंत कोशिकीय पाचन प्रणाली से भोजन का पाचन एंजाइमों के स्तर से खाद्य धानी में हो जाता है। पचा हुआ भोजन विसरण प्रक्रिया से कोशिका द्रव्य में जाकर अवशोषित हो जाता है, इसे स्वांगीकरण कहते हैं। और जो भोजन पचा हुआ नहीं है वह शारीरिक सतह के माध्यम से बाहर निकल जाता है। खाद्य धानी जाकर फिर से कोशिका झिल्ली में जुड़ जाती है और बाहर की ओर खुल जाती है, इसे बाह्य क्षेपण कहा जाता है। तो अमीबा में पाचन की यह प्रक्रिया थी जो हमने पढ़ी। अमीबा के पाचन को चित्र द्वारा समझ सकते हैं। ये अमीबा है और यहां जब भी इसके आसपास भोजन आ जाता है तो इसके जो कूटपाद हैं ये बढ़ने लगते हैं, फैलने लगते हैं।
ये बढ़कर भोजन को इस प्रकार से घेर लेते हैं। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं, और यही चित्र आप अपनी नोटबुक में जरूर अच्छे से बना लें। चित्र को भोजन को अमीबा घेर लेगा कूटपाद के द्वारा। फिर इस तरह से ये कूटपाद बंद हो जाता है और एक खाद्य धानी बन जाती है। इस खाद्य धानी में चला जाता है पाचक रस। इस खाद्य धानी में अमीबा के शरीर से पाचक रस आ जाते हैं। ये पाचक रस भोजन को पाचित कर देते हैं। पचा हुआ भोजन विसरण द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। इस प्रक्रम को हम स्वांगीकरण कहते हैं। फिर जो बचा हुआ भोजन है वो खाद्य धानी के अंदर ही है, और खाद्य धानी फिर से कोशिका झिल्ली के आसपास जाकर जुड़ जाती है और बाहर की ओर खुल जाती है। जब बाहर की ओर खुलती है तो बचा हुआ भोजन बाहर फेंक दिया जाता है। यह अमीबा में पाचन की प्रक्रिया का वर्णन। तो ये था अमीबा में पाचन। इससे अगला हिस्सा हम अगली वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए।